नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इसका तीसरा अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं यह लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि यह लेसन पढ़ने के बाद एकदम से समझ में नहीं आता है विद्यार्थियों के, इसलिए आज हम इसका सरल से सरल अर्थ में इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं। ठीक है, आइए हम इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं परिचय लेखक का। इसे किसने लिखा है? डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1990 में उत्तर प्रदेश में ही हुई। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक यानी क्रिटिक थे, है ना, एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व यानी इनकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही प्रभावशाली है और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था, यानी बहुत सरल और उदार स्वभाव के ये थे। इसके साथ में इनका जो पर्सनालिटी था बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान भी थे, यानी कई भाषाएं इन्हें आती थी। प्रमुख कृतियाँ में इनके हैं अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि बहुत ही फेमस उपन्यास है, पुनर्नवा ये भी बहुत फेमस है। ये सब इनके उपन्यास और निबंध वगैरह हैं। आइए देखते हैं गद्य से संबंधित कि प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लेसन के बारे में हमें क्या बताया गया है, क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी क्या। तो इंसान किसी समय में जो है एक समय में इंसान बंदर के रूप में था, है ना, तब वो पशु के समान जीवन जीता था। उसके अलावा उसको एक पूंछ होती थी। अच्छा, वो जो पेट भरने के लिए जो भी शिकार करता उनको जो है अपने नाखूनों से ही काटता और उस प्रकार से उसको काट के और वो खाता था। तो ये जो नाखून थे ये उसके अस्त्र तो थे ही, लेकिन समय के साथ साथ में वो इन अस्त्रों के अलावा, अब दांत भी उसके अस्त्र थे, दांतों से भी काट सकता था, लेकिन सबसे पहले वो अपने नाखूनों का ही उपयोग करता था। यानी सबसे पहला अस्त्र जो है मनुष्य का वो है उसके नाखून। उसके बाद में उसके जो है दांत आते थे। बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य सीख गया कि नाखूनों के अलावा, दांत के अलावा भी कईयों चीज़ें होती है जिससे कि हम किसी चीज़ को काट सकते हैं, फाड़ सकते हैं। और उसमें सबसे पहली चीज़ उन्हें दिखाई दी जो मरे हुए जानवर या जिनका शिकार उन्होंने खुद ही स्वयं ही किया हुआ होता है और खा पी कर जो हड्डियाँ फेंक देते हैं, तो उन हड्डियों से भी किसी चीज़ को काटा जा सकता है, फाड़ा जा सकता है, ये चीज़ वो सीख गए। तो फिर उसका उपयोग करने लगे धीरे धीरे। फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि इसी की तरह हम पत्थरों, नुकीले पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं। फिर धातुओं से उन्होंने अस्त्र और शस्त्र बनाने, हथियार बनाने शुरू कर दिए। इस तरीके से समय के साथ साथ वो सीखते चले गए और बदलाव आता चला गया। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ हुआ ये कि अब नाखून किसी काम के नहीं रह गए, है ना। नाखून से ज़्यादा मजबूत जो है हथियार उन्हें मिल गए, तो फिर नाखून किसी काम के नहीं रह गए। तो उन्होंने क्या किया कि ये नाखून जो है हमें हमारे उन दिनों की याद दिलाती है जब हम पशु के समान व्यवहार किया करते थे। तो भाई हम अब उन दिनों को याद करना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, है ना। हम क्यों पशु के समान कहलाए, हम तो मनुष्य बनना चाहते हैं, हम मनुष्य के समान रहना चाहते हैं और मनुष्य ही कहलाना चाहते हैं। क्योंकि अब तो हमारी पूंछ भी नहीं है, वो भी हट गई है जो बंदर के समान हमें उनके अंदर शामिल कर देती थी। तो उनका कहने का मतलब है कि हमें ये नाखून इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये हमें हमारी पाशविक प्रवृत्ति की याद दिलाते हैं। हम कभी पशु के समान रहा करते थे, उस चीज़ की याद दिलाते, इसलिए अब हमें ये नाखून नहीं चाहिए। तो इसीलिए मनुष्य जब भी नाखून बढ़ जाते हैं तो उन्हें काट देता है और उसको काटना उसकी मनुष्यता की निशानी है। वो बताना चाहता है कि मैं अब एकदम सभ्य हो गया हूँ, अब मैं पशु के समान व्यवहार नहीं करता हूँ। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो कहते हैं कि मनुष्य में अगर कोई बुराइयाँ आ जाती है, कोई बुरी आदतें आ जाती है, तो उसको भी उसी तरीके से मनुष्य ने काट देना चाहिए जिस तरीके से वो अपने स्वयं के बड़े हुए नाखूनों को काट देता है। क्योंकि अगर नाखूनों में वो बुराई देखता है तो उसे अपनी बुरी आदतों में भी बुराई देखना आना ही चाहिए और उन बुरी आदतों को भी छोड़ देना, काट देना आना चाहिए जिस तरीके से वो अपने नाखूनों को काट देता है। तो ये इसकी एक समरी है, आपको एक समझ में आए कि जब हम इसको पढ़ते हैं इसमें बहुत से कठिन शब्द हैं
इनके अर्थ जो है बच्चों को समझ में नहीं आते। आप अभी ये टेक्स्ट बुक देखेंगे जिसके अंदर हर एक वर्ड के जो है मीनिंग बच्चों ने लिख के रखे हुए हैं ना, ये मेरी स्वयं की तो बुक है नहीं, तो आप देख सकते हैं कि कितना उनको डिफ़िकल्ट ये सारी चीज़ें लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि आइए अब हम इसको शुरू कर देते हैं और आपको अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कर देते हैं इस तरीके से कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। यानी वो बोलते हैं बच्चे कभी कभी ऐसे सवाल कर देते हैं कि बड़े बड़ों के सिर चकरा जाए, है ना, उन्हें समझ में नहीं आता है। और फिर वो बोलते हैं अल्पज्ञ पिता, यानी जिसको कम ज्ञान हो, ऐसे माता पिता जो होते हैं वो बड़े दयनीय जीव होते हैं। उनके ऊपर बड़ी दया आती है ना, कि वे अपने बच्चों के सवालों के जो है जवाब नहीं दे पाते। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ये नाखून बढ़ते, क्यों हमें रोज रोज काटने पड़ते हैं। तो उसके पिता जो है उस समय कुछ भी सोच नहीं पाए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, है ना, हम जितना जितना काटते जाए उतने वो बढ़ते जाते हैं। हमें भूलने ही नहीं देते कि हम कभी पाशविक प्रवृत्ति के थे। तो बोलते हैं कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं। नाखून काटने से हमें तकलीफ नहीं होती है ना, चुपचाप उनको सजा दे दो, कट जाते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर वैसे के जैसे के तैसे हो जाते हैं। यानी बस उस समय वो दंड स्वीकार कर लेंगे, सजा ले लेंगे, कट जाएंगे, लेकिन फिर इतने निर्लज्ज कि एक आधा कोई क्रिमिनल माइंडेड होता है ना, कि चाहे उसको कितनी भी सजा दे दो, कुछ भी कर दो, बाहर जेल से छुट के जैसे ही बाहर निकलेगा फिर वो अपने काम धंधे शुरू कर देगा। ठीक वही नाखूनों का प्रकार है कि जैसे ही उनको काट पीट दो, छोटे दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा अब ये बस अब सही है नाखून, अब नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वो तुरंत जैसे ही आप नेल कटर हटा दीजिए, एक ही दिन जहाँ बीता नहीं कि वो बढ़ना फिर से शुरू कर देते हैं। तो आखिर ये इतने बेहया क्यों है, क्यों इनमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है, क्यों ये इतने बेहया है। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कुछ लाख ही वर्षों की बात है, यानी कुछ ही तो लाख वर्ष, यानी अभी अभी की बात है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पे लेखक जानबूझ के ये बोल रहे हैं कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है, यानी अभी अभी की बात है, लाखों वर्ष बीत गए हैं इन बातों को, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अभी अभी की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसा, यानी वन मानुष जैसे जो अपना ये होते हैं ना बंदर, उसके जैसा, है ना, उसे नाखून की ज़रूरत थी। वो बोलते हैं कि उसे थी उस समय नाखून की ज़रूरत, किस चीज़ के लिए, उसके जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। अगर कोई आ जाए तो शस्त्र के समान अपने नाखूनों से वो जो उसके ऊपर हलवा बोल देता था, असल में वही तो उसके शस्त्र थे, वही उसके वेपन थे, अस्त्र शस्त्र थे, हथियार थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। यानी कोई अगर आपके ऊपर हमला बोलने आए तो आप पहले नाखूनों से इसको ये करेंगे ना, दांत से थोड़ी करेंगे। तो पहला अस्त्र उसका नाखून था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, यानी समय के साथ साथ अपने अंग यानी उसके शरीर के नाखून और दांत, इन दो चीज़ों का सहारा छोड़ के उसने धीरे धीरे बाहर के चीज़ों का सहारा लेना शुरू किया। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए और उसने उसमें क्या किया, हड्डियों से हथियार बना लिए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ गया, उसने धातु के हथियार बना लिए। धातु यानी कि जैसे लोहा है, सोना चांदी जो भी है, तो उसमें सभी प्रकार की मेटल्स आ जाती है ना, तो उनके हथियार बना लिए। इतिहास आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे जो है समय आगे बढ़ता गया, पिछला समय जो है इतिहास बनता चला गया। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने नाखूनों को न काटने पर डांटता है। अभी लेखक बोल रहे हैं कि कभी कभी तो मुझे बड़ी हैरानी होती, बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों ऐसा होता है कि नाखून काटने पर, हम बढ़ने पर स्कूलों में डांट पड़ती है बच्चों को, घर में पेरेंट्स डांटते हैं, अरे कितने बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं, तुम्हारे नाखूनों में जो है मेल घुस जाएगा, वही तुम्हारे पेट में चला जाएगा। यानी हाइजीन के हिसाब से अब हमें नाखून काटने को सिखाया जाता है, कि कहा जाता है कि हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं है कि हमारे नाखून ऐसे ही बढ़ते चले जाए, है ना। यानी ये बात भी हमें सुनाई जाती है, बताई जाती है स्कूलों में कि हम जो है जानवर नहीं है। जानवर जो होते हैं वे कभी नाखून नहीं काटते, उन्हें अपने नाखूनों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं, इसलिए हमें अपने नाखून जो है काटना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसे नहीं काटेंगे तो जो इसके अंदर भरी हुई गंदगी है वो हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर सकती है। तो यहाँ देखते वे रोज़ बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखक बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य अब नाखून चाहता ही नहीं। सही बात है, वो बोलता है मैं मनुष्यत्व के आगे और आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो मनुष्य के समान रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं बाबा नाखून बढ़ाना, क्यों मैं अपने अंदर जो है पाशविक प्रवृत्ति को लेकर आ जाऊँ, है ना। ये उसकी भयंकर पाशविक प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य को मालूम है ये नाखून ही जो है उसे हर समय याद दिलाते हैं कि भाई तू कभी तो पशु के समान था, तेरी जो
तेरी जो वृत्ति है वो तेरी कभी ना कभी जो है स्वभाव जो है वो तेरा पशु के समान था। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। वो बोले मनुष्य के अंदर की जो पशुता है उसकी जो उसके अंदर जो पशु के समान व्यवहार करने की जो आदत है उसको चाहे आप कितनी बार काट दो वो मरना नहीं जानती, वो ख़त्म होना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। वो बोल रहे हैं कि अगर आदमी अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी जो बोलने की जो अनायास अचानक ही हो जाने वाली घटनाएं, उन सब चीज़ों के बारे में विचार करे तो उसे समझ में आ जाएगा कि मैं वास्तव में क्या था। उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में, यानी वो वास्तव में क्या था ये पहचानने में उसे जो है मदद मिल जाएगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, यानी मनुष्य के अंदर नाखून सहज रूप से बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, जन्मजात वो उसके अंदर होती है ये वृत्ति की। वो पैदा होते से बच्चे के नाखून बढ़ने लग जाते हैं और कटिंग करना पड़ती है ना, तो वह उसके पशुत्व का ही प्रमाण है। जब वो पैदा होता है तब से वो उसी के साथ में आता है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी, और जब वो उसे काटता है वो बताना चाहता है कि मैं अब मनुष्य बन गया हूँ, अब मैं बिल्कुल भी पशु नहीं रहा हूँ। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक कहता है मुझे समझ में नहीं आता है कि मनुष्य बन के मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्य बन के वो पशुता की ओर बढ़ रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर वो क्या करता है, मनुष्य तो बन रहा है पर साथ साथ में अस्त्र शस्त्र अणु बम ये सब बना रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है। तो वही ये छोटा सा जो अस्त्र है तुम्हारा नाखून, फिर इसको काट के क्यों मनुष्य बनने के प्रयत्न कर रहे हो, क्यों मनुष्य बनने का कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम इतने बड़े बड़े हथियार बना रहे हो और ये छोटा सा हथियार काट रहे हो। ये यहाँ पर सवाल बनता है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया। सही बात है, उसने मनुष्य जाति से प्रश्न किया कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारी पशुता के अवशेष हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी पशु थे। मैं भी पूछता हूँ जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, और इसीलिए लेखक बोल रहा हूँ मैं भी यही पूछता हूँ कि जानते हो ये अस्त्र और शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हथियार बनाना, अणु बम बनाना, वेपन्स बनाना, ये सब क्यों दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है सभी देशों में। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर का पशु अभी मरा ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो जिंदा है हमारे अंदर। इसलिए तो हम आज नाखूनों को जरूर काट रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़े बड़े पाश्विक रूप आज हम हमारे दिखा रहे हैं इस संसार में। ये हमारी पशुता की तो निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। यानी हमारे यहाँ के जो विचारशील नागरिक सिटीजन्स है, हमारे यहाँ की जो जनता है, हमारे यहाँ के जो मतलब नेता लोग हैं, वो सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई कैसे अपने आप को और सुखी बनाया जाए। तो जितने हथियार होंगे उतने सुखी, यानी जितनी पाश्विक प्रवृत्ति होगी उतने हम सुखी, इस तरीके का ये रूल यहाँ पे बन गया है आजकल, है ना। तो हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है। बोलते हैं कि हमारे इंडिया की जो परंपरा है, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो ग्लोरी है, हमारे जो संस्कार अर्थात कल्चर है, वो बहुत उज्ज्वल है, बहुत प्रकाशमान है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मनुष्य ने स्वयं अपने आप पर कुछ विशेष प्रकार के प्रतिबंध लगा कर लिए हैं, जो हमें अन्य कहीं देशों में, दूसरे देशों में दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ मनुष्य जो है जानवरों के समान ही एकदम स्वच्छंद निवास करता है, स्वच्छंद विचारों के साथ में चलता है और स्वच्छंदता से जीता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे मन पर हमारे ऊपर मनुष्य ने मनुष्य के ऊपर जो अंकुश लगा लिए हैं, जो रोग लगा ली है, वही यह दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए सर्वोत्तम है कि हम मनुष्य है, हम अपने ऊपर संयम रख सकते हैं। तो यही तो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, कैसे अलग है हम पशु से? उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वो बोलता है कि मनुष्य में इसलिए मनुष्य जानवरों से अलग है क्योंकि उसके अंदर क्या है, संयम है, वो धीरज रखना जानता है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। दूसरा कोई दुखी होए तो उसमें वो स्वयं भी दुखी हो जाता है, उसके दुख में स्वयं दुखी होता है। उसके अंदर श्रद्धा भी है, दूसरों के प्रति जो है रिस्पेक्ट फील करता है, तप है, उसके अंदर डेडिकेशन है, और वो त्याग भी करता है, यानी सेक्रीफाइसेस भी जानता है दूसरों के लिए करना। इसलिए मनुष्य जो है झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। और मनुष्य इसीलिए तो झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर अक्ल है, वो सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। और मनुष्य इसीलिए बोलता है कि जानवर ही होते हैं जो गुस्से में आकर चढ़ दौड़ते हैं और बुरे कार्य कर देते हैं, जान ले लेते हैं। मनुष्य के अंदर वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। मनुष्य उन चीज़ों का आदर्श नहीं मानता कि अब गुस्से में आकर कोई भी
बुरा काम कर दो। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। मनुष्य कहता है कि वचन से यानी आपने किसी को कुछ बोला है और वो नहीं किया, या किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा, वो गलत है। मन एवं शरीर से किए गए ऐसे आचरण, ऐसे कार्य जो कि आपको गलत साबित करते हो, वो सब, ये सारी चीज़ें जो है वो गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। हम लेखक बोलते हैं, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि समय के साथ जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे तो कभी हमारे नाखून बढ़ना ही बंद हो जाए। तो कहते हैं प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो यहाँ पर प्राणी शास्त्री जो हैं, यानी जो एनिमल सर्जन्स या उससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट है, उन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य की पूंछ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे उसकी पूंछ जो है वो झड़ गई। उसी क्योंकि वो उसका अनावश्यक अंग थी, उसको बाद में जो है पूंछ की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। उसी प्रकार जो है अब हमें नाखूनों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि हमारे नाखून भी जो है बढ़ना बंद हो जाए। तो उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। और जिस दिन ये नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन हम अस्त्र शस्त्र बम ये सब बनाना बंद कर देंगे, उसी दिन हमारी पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यानी हमारे अंदर की जो पाशविक वृत्ति है, जो हमें याद दिलाती कि हम कभी पशु थे, वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, और उस दिन वो ऐसे अस्त्र, ऐसे शस्त्र जो कि मतलब मृत्युतुल्य हो, यानी जिनसे किसी के प्राण लिए जा सके, ऐसी चीज़ों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। यानी आप चाहे तो अपने अंदर जो है पशुता रख सकते हैं, आप चाहे तो अपने अंदर मनुष्यता को जगा सकते हैं, है ना, ह्यूमनिज्म को जगा सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये मनुष्य स्वयं सोच सकता है, उसको इंसान, भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो अच्छे और बुरे का उस ज्ञान उसको है, और वो इस चीज़ में अंतर समझ सकता है कि उसे क्या करना है, मनुष्य बनना है या उसे पशु बनना है। ये उसकी स्वयं की इच्छा है कि उसे अपने नाखून बढ़ने देना है या नहीं बढ़ने देना है। मनुष्य में जो घृणा और अनायास बिना है, जो अनायास ही बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है। वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो किसी के प्रति घृणा आ जाती है, हम किसी से नफरत करने लग जाते हैं, तो वो एक प्रकार, ये चीज़ तो अनायास है ना, अचानक ही बिना सिखाए आ जाती है। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि गुस्सा करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है जब आप उसे चॉकलेट न दो, चॉकलेट नहीं दोगे उसको गुस्सा आ जाएगा, 2 मिनट आपसे बात नहीं करेगा, है ना। तो कहने का जो मतलब है कि जो घृणा का भाव है, जो नफ़रत का भाव है, वो जो है बिना सिखाए अपने आप ही आ जाता है। गुस्से का भाव अपने आप ही आ जाता है, वो पशुत्व का, ये अभी हमें भूलने ही नहीं देता कि ये तुम्हारी पशुत्वता की निशानी है, उसका चिन्ह है, उसका प्रतीक है। देवतक यानी प्रतीक है कि तुम मनुष्य तो बनने की ओर बढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि तुम मनुष्य हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं पशु जिंदा है। अपने को संयत रखना, यानी अपने आप को संयमित रख लेना, अपने आप को मॉडरेट कर लेना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, दूसरे की भावनाओं को भी समझना, है ना, कहीं अपनी अपनी नहीं चलाना। यह मनुष्य का स्वधर्म है, ये मनुष्य का अपना धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी यहाँ पे अगर बच्चों को ये पता पड़ जाए कि भाई पढ़ लिख कर और डेडिकेशन के साथ में जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, वह मनुष्य की महिमा यानी उसकी ग्लोरी को, उसकी जो है गरिमा को जो है सूचित करती है। मनुष्य के चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य अपने आप को तभी सिद्ध कर सकता है जब वो दूसरे के साथ में प्रेम से रहे, है ना, और मैत्री में है, यानी दूसरों के साथ में दोस्ती से अच्छे से रहे। त्याग में है, जब वो त्याग करना सीखे, सेक्रीफाइसेस करना सीखे, तभी जो है वह अपने आप को मनुष्य साबित कर सकता है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है, यानी वो अपने आप को सबके अच्छे के लिए, मंगल के लिए निशेष भाव, यानी उसमें से कुछ बचे न बचे, बस अच्छे के भाव से दे दे, तो वह मनुष्य है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। और यहाँ पे लेखक विशेष रूप से ये कहना चाहते हैं कि ये जो नाखून है, इसका बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति जो है, यानी वो जो अंधपन से जो है किसी के भी ऊपर विश्वास कर ले, ऐसी जो उसके अंदर वृत्ति है, ऐसा जो उसके अंदर जो है जो एक प्रकार का उसका स्वभाव है, उसके जीवन में सफलता लाने के लिए कि भाई तुम ऐसा मत करो, ऐसे पशु के समान मत सोचो। ये नाखून आगे आके बढ़ बढ़ के जो है हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य के समान वृत्ति रखो, पशु के समान न रखो। इसलिए
थोड़ा दिमाग से सोचो, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, ताकि तुम दिमाग से सोचो, मनुष्य के समान सोचो, तो तुम्हारे जीवन में जो है सफलता आ जाएगी। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, और उसको काट लेना यानी मनुष्य ने मनुष्य के ऊपर जो बंधन स्वयं के ऊपर लगा के रखे हैं उसका फल है, जो उसे चरितार्थ की ओर लेकर चली जाती है, और जो उसको किस तरफ लेके जाती है, जो उसको बताती है कि तुमने कितना अच्छा कार्य किया है, उसकी ओर वो उसको लेके जाती है। उसके उसके जो है उसके महत्व को वो वहाँ पे प्रतिपादित करती है, बताती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उससे बढ़ने नहीं देगा। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि चाहे नाखून बढ़ते रहे, लेकिन अगर मनुष्य ये सोच ले कि मुझे तो उन्हें बढ़ने ही नहीं देना है, अर्थात चाहे पशुता बढ़ती रहे, लेकिन अगर मनुष्य ये सोचे कि मुझे तो जो है ये पशुता बढ़ने ही नहीं देना है अपने अंदर, तो फिर ये पशुता को वो ऐसे ही मारकर जीत सकता है और अपने मनुष्य बनने के रास्ते पर 4 कदम और आगे बढ़ सकता है। तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ यह लेसन आपको खूब अच्छे से सरलता से समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। आप जब लिखते हैं मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए जो है प्रेरणा मिलती है, तो लिख कर ज़रूर से मुझे बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। मिल बांट कर पढ़ना सीखिए। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए जो आज हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो खूब सुरक्षित रूप से आप अपने घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, अपने को संकटों में मत डालिए और अच्छे से रहिए। मैं आपको स्टडी मटेरियल देती रह रही हूँ, ये पढ़ते रहिए और अपने आप को पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार रखिए। तो धन्यवाद, नमस्ते।